जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। करंट अफेयर की कंप्लीट कवरेज वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पर करंट टू कोर कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं। तो ऐसा ही करंट टू कोर डिस्कशन आज की इस क्लास में करने वाले हैं। लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला टॉपिक आपका कौन सा है जो करंट अफेयर में चर्चा में रहा। पहला टॉपिक है आपका INSV तारिणी का चालक दल, जिसने ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश वापसी की है। तो इसके माध्यम से हम जानेंगे कि INSV तारिणी क्या है और इसको सेना में कब शामिल किया गया, इसका नाम तारिणी क्यों पड़ा है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इस ऐतिहासिक यात्रा की, किस ऐतिहासिक यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे सागर परिक्रमा नौकायन अभियान की, जो इस यात्रा का मुख्य आधार रहा है। क्लियर दोस्तों? तो करंट अफेयर में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि INSV तारिणी के चालक दल ने 17,000 नॉटिकल माइल्स लंबी एक अंतर महाद्वीपीय यात्रा का समापन किया है और उसके बाद ये महासागर नौकायन के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करके वापस स्वदेश लौटा है। क्लियर? यहां देखिए कि INSV तारिणी क्या है। ये 18 फरवरी 2017 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया। क्लियर? और ये भारत का दूसरा सेल बोट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण किया गया है गोवा के, याद रखिएगा, एक वेरियस शिपयार्ड के द्वारा। इसने इसका निर्माण किया जो गोवा में है। और दोस्तों, इसका नाम रखा गया तारिणी उड़ीसा राज्य के एक प्राचीन मंदिर के नाम पर। उड़ीसा राज्य में तारिणी मंदिर है और ये तारिणी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है उड़ीसा का, जिसके नाम पर INSV तारिणी का नाम पड़ा है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि प्राचीन काल में जो नाविक यहाँ से जाते या जो व्यापारिक यहाँ से जाते थे, उनको इस मंदिर के देवता जो थे वह संरक्षण प्रदान करते थे। तो ये एक बहुत प्राचीन मान्यता वाला मंदिर रहा, जिसके नाम पर INSV तारिणी नाम रखा गया था इसमें। और इसमें कितने चालक दल थे दोस्तों? तो 6 सदस्यीय चालक दल था, जिसमें 2 असाधारण महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने 17,000 नॉटिकल माइल्स की लंबी अंतर महाद्वीपीय यात्रा की है। 17,000 नॉटिकल माइल्स की बात करें दोस्तों, तो नॉटिकल माइल्स मतलब समुद्री मील होता है, और समुद्री मील की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एक समुद्री मील में लगभग 1852 मीटर होता है। तो इतना बड़ा, इतना लंबा एक नॉटिकल माइल्स होता है, और ये 6 सदस्यीय चालक दल 17,000 नॉटिकल माइल्स की यात्रा करके आया है, जो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक उपलब्धि जरूर है। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने जिस INSV तारिणी की बात की है दोस्तों, ये भारतीय सेना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो 2017 में जोड़ा गया था। अगर इस यात्रा की बात करें तो इस यात्रा का जो उद्देश्य रहा वो उद्देश्य यही है कि नौसेना हो या भारत के जो लोग हों देश के, तो नौसेना को, देश के लोगों को अंतर्देशीय या समुद्र की यात्रा करने के लिए, नौकायन करने के लिए प्रेरित करना, उसका महत्व बताना ही इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। और ये यात्रा जो है ये सागर परिक्रमा नौकायन अभियान के माध्यम से की गई है। सागर परिक्रमा नौकायन अभियान का दोस्तों ये तीसरा चरण है। इसके पहले दूसरा और पहला चरण पूरा हो चुका है। अगर इसके पहले चरण की बात करूं तो 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा नौकायन अभियान का पहला चरण पूरा हुआ, जो कि गोवा से शुरू किया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। और तीसरा चरण जो है दोस्तों वो 19 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था, जिसके तहत ये अभियान पूरा किया गया है। जब ये अभियान करके चालक दल लौटे तो इनके लिए गोवा में INS मांडवी या मंडोवी जो है, यहां पर एक इन फ्लैगशिप कार्यक्रम रखा गया है। याद रखिएगा, फ्लैग इनका कार्यक्रम रखा गया इनके सम्मान के लिए। कहां? INS मंडोवी गोवा में। किसके द्वारा रखा गया है? तो हमारे यहां पर जो नौसेना का कौशल परीक्षण केंद्र है, कौशल परीक्षण केंद्र, इसके द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है सभी के सम्मान के लिए। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये सागर परिक्रमा अभियान जो कि इसका तीसरा चरण शुरू किया गया और हाल ही में तीसरा चरण भी पूरा हो रहा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो ये परिक्रमा अभियान जो है एक नेविगेशन यात्रा है। क्या है? ये एक नेविगेशन यात्रा है, याद रखेंगे। और इस यात्रा के अंतर्गत जो मछुआरे हैं, मछुआरा समुदाय हो प्लस जो व्यापारी वर्ग है, जो मैक्सिमम समुद्र और इन क्षेत्रों पर निर्भर करता है, इनके बीच में एक एकता को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है।
और कहीं ना कहीं मत्स्यन के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट योगदान भी करता है। अगर हम भारत के संदर्भ में मत्स्यन की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत मत्स्यन के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। भारत का इसकी दृष्टि से दूसरा स्थान आता है। और अगर हम मत्स्यन में निर्यात की बात कर लें तो 7.7% के योगदान के साथ भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है निर्यात में। और भारत की लगभग 2.8 करोड़ आबादी जो है वो अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर करती है। किस पर? मत्स्यन पे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सागर परिक्रमा नौकायन अभियान के माध्यम से हमारे देश में जो खाद्य सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्था की बात करें, मछुआरों की आजीविका की बात करें, इनको लेकर एक प्रेरणा के तौर पर प्रेरित करने का काम इस परिक्रमा नौकायन अभियान के द्वारा किया जा रहा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो 3 चरणों में की जा रही है, जो कि भारत के मत्स्यन क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम भारत में मत्स्यन क्षेत्र में वृद्धि की बात करें तो वो वृद्धि लगातार हमको नीली क्रांति के बाद से देखने को मिल रही है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जिस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें एक उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। तो ये बात की हम लोगों ने आईएनएस तारिणी चालक दल के बारे में, जो ऐतिहासिक यात्रा के बाद देश में लौटा है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है मेटा का यूरोपीय संघ गोपनीयता मामला, और यहां इसमें जुर्माना और डेटा हस्तांतरण पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। कारण क्या है देख लेते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो मूल कंपनी उसका नाम क्या है? मेटा। पहले फेसबुक इंक के नाम से जानी जाती थी ये कंपनी, अब इसे मेटा इंक कहा गया है। तो इसने क्या किया? यूरोपीय संघ के द्वारा इस पर गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने के मामले में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। अब इस जुर्माने के कारण मेटा भी चर्चा में है, यूरोपीय संघ भी चर्चा में। हम इन दोनों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये मामला कब का है? 2018 का है, जिसमें आयरिस डेटा प्रोडक्शन कमीशन जो है उसने जांच के बाद जुर्माना लगाने का काम किया है। तो 2018 के मामले में मेटा को इस बार जुर्माने को लेकर व्यवस्था की गई है। ठीक है, मेटा को जुर्माना करना पड़ेगा। लेकिन हम यहां बात करें तो ये मेटा जो है वो 2004 में जो मार्क जुकरबर्ग हैं इनके द्वारा स्थापित की गई, और कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। याद रखेंगे, इसको जब स्थापित किया गया था तो फेसबुक इंक के नाम से इसको स्थापित किया गया था। फेसबुक के नाम से इसने विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी के तौर पर स्थापित हुई, है ना। सोशल नेटवर्किंग बोल सकते हैं कि एक साइट है ये, जिस प्रकार से आप इसको देखते हैं। कब स्थापना हुई? 2004 में। लेकिन कहीं ना कहीं 4 जनवरी 2022 की बात करें तो इसके आसपास जो मेटा है इसको नाम दे दिया गया, मतलब फेसबुक इंक से इसको मेटा इंक में बदल दिया गया, जिसके अधीन आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम भी देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ इसमें आप लोगों को व्हाट्सएप भी देखने को मिलता है। ठीक है, व्हाट्सएप की शुरुआत की गई थी 2009 में, और इंस्टाग्राम की शुरुआत की गई थी 2010 में, और फेसबुक 2004 से चला आ रहा है। तो ये तीनों का मेटा के अंतर्गत संचालन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और इस मेटा के जो सीईओ हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। तो इन पर 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया यूरोपीय संघ ने। तो ये तो बात हो गई मेटा की। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की। दोस्तों, अगर हम लोग यूरोपीय संघ की बात करें तो एक बड़े स्तर के संस्था के तौर पर यह दिखाई पड़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बात जब की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़े स्तर पर तबाही देखने को मिली थी। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद 1946 में विंसेंट चर्चिल, जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोपीय देशों को एक करने के लिए एक संस्था बनाई जानी चाहिए, ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी व्यवस्था वो दोबारा देखने को ना मिले। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को, यूरोपीय देशों को ऐसा लगने लगा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी व्यवस्था दोबारा से देखने को ना मिले, इसको दोहराया ना जाए, और इसीलिए एक संस्था बनाने की जरूरत है। ठीक है, यहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो यूरोपीय देश एक दूसरे के शत्रु हो गए थे, जहां यूरोपीय देश छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए थे, उनको एकीकृत करने की कहीं ना कहीं जरूरत महसूस की गई थी। और उसी जरूरत के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल के बयान के बाद इसके लिए प्रयास भी चालू हुए, और उस प्रयासों की दृष्टि से हम देखें तो 1951 में पेरिस की संधि होती है, और इस पेरिस की संधि में 6 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 6 देशों ने हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर के बाद
1951 की संधि में ECSC का निर्माण किया गया। ECSC का मतलब यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। अब ये पहली एक प्रकार की व्यवस्था की गई थी यूरोपीय संघ बनाने की दिशा में, जो बाद में जाकर यूरोपीय संघ के तौर पर स्थापित होता है। 1957 में दूसरा स्टेप देखने को मिलता है यूरेटम संधि के तौर पर। यूरेटम संधि जो हुई, इसके माध्यम से EAEC का निर्माण किया गया, जिसमें यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनाई गई। अब आपको 1951 में ECSC देखने को मिलता है। क्लियर? क्या देखने को मिलेगा? ECSC। और 1957 में देखने को मिलता है EAEC। तो ये दो व्यवस्था देखने को मिली। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे कदम की ओर। जब तीसरे कदम की ओर जाएंगे तो फिर हमें ये देखने को मिलेगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी की तरफ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, तो स्थापना के समय इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। इनका नाम लिख लीजिएगा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ये संस्थापक सदस्य थे 6। उसके बाद इनमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। अंत में बताऊंगा कब स्थापना हुई, कहां इसका मुख्यालय और कितने सदस्य हैं, उन सबके बारे में। लेकिन यहाँ पहला कदम था 1951 में के तौर पर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के तौर पर ECSC बनता है। 1957 में यूरेटम की संधि होती है और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी EAEC का निर्माण होता है। तीसरा स्टेप उठता है दोबारा 1957 में ही, और 1957 में होती है रोम की संधि। ठीक है, और रोम की संधि जो हुई दोस्तों, उसके माध्यम से इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया, अर्थात EEC। याद रखिएगा EEC। अब आपके पास कितनी व्यवस्था हो गई 1957 में? ECSC, EAEC और EEC, 3 व्यवस्था है। 1965 में दोबारा से सभी देश मिलते हैं ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलते हैं, और ब्रुसेल्स में जब मिले तो यहाँ पर एक संधि होती है जिसको विलय संधि कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जो विलय संधि हुई उसमें इन तीनों को मिला दिया गया। इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर क्या बना दिया? यूरोपियन कम्युनिटी की स्थापना कर दी गई। तो इन तीनों को मिलाने के बाद संगठित करके यूरोपियन कम्युनिटी बनाई गई और EC नाम दे दिया गया। क्लियर? अब 1965 में विलय संधि तक यहाँ पर यूरोपियन कम्युनिटी आप लोगों को दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे करके इसमें और विकास होता चला गया। अंततः 1992 में एक और संधि देखने को मिलती है, मॉस्ट्रिच की संधि। ये मॉस्ट्रिच कहाँ है? नीदरलैंड में है। तो नीदरलैंड के मॉस्ट्रिच में यूरोपियन कम्युनिटी के सभी सदस्य मिलते हैं, और सभी सदस्य देशों ने मॉस्ट्रिच की संधि की। और मॉस्ट्रिच की संधि के बाद जो यूरोपियन कम्युनिटी है, इसका नाम बदलकर यूरोपियन संघ कर दिया। और 1992 में इस मॉस्ट्रिच की संधि के बाद ही यूरोपीय संघ अस्तित्व में आता है। और अस्तित्व में कब आता है? तो 1 जनवरी के आसपास 1993 में अस्तित्व में आता है यूरोपीय संघ, जिसका हेडक्वार्टर जो रहा दोस्तों, वो याद रखिएगा ब्रुसेल्स में बनाया गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, याद रखेंगे। यहाँ पर इसका किसका? EU का, यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर है। यूरोपीय संघ के 6 सदस्य देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उस समय। क्लियर? और बढ़ते बढ़ते हम बात करें तो इसके 2000 अगर हम 20 तक जाएं तो 2020 तक इसके 28 सदस्य थे। लेकिन यहां पर आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। 31 दिसंबर 2020 में हम देखें तो यहां पर एक सदस्य है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो होता है वो पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है। आप लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर देखा था ब्रेक्जिट। ब्रेक्सिट जो देखा था आपने, इसका मतलब है एग्जिट और ब्रिटेन को मिलाकर बनाया गया शब्द। तो ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से जो एग्जिट किया उसे ब्रेक्सिट के नाम से जाना गया था। और ब्रेक्सिट का जो प्रस्ताव है दोस्तों, वो 2016 में ही आया था। 2016 में हुआ था जनमत संग्रह ब्रिटेन में, और इस जनमत संग्रह के बाद जनता ने ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट किया था। और उसके बाद ब्रिटेन की संसद में यह प्रस्ताव रहा, और फाइनली प्रस्ताव पास होने के बाद 31 दिसंबर 2020 तक आते आते ब्रिटेन पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। और यूरोपियन यूनियन में जहां 28 देश हुआ करते थे, वो कितने बच गए? 27 देश ही बच गए, याद रखेंगे। ब्रिटेन जो था वो 1973 में इसमें शामिल हुआ था, और शामिल भी जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था, और हटा भी जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था। मतलब ब्रिटेन की जनता के कहने पर ही ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना था, और उसके परामर्श से ही यूरोपीय यूनियन से इसने एग्जिट भी किया है, जिसे हमने ब्रेक्जिट के नाम से देखा था। तो इस प्रकार से
जो यूरोपीय यूनियन है वो अस्तित्व में आता है और इसके 27 देश रहे। अब इसमें एक व्यवस्था और देखने को मिलती है, वो व्यवस्था क्या देखने को मिलती है, तो 1999 में यूरोपीय यूनियन जो था उसने एक मौद्रिक संघ की स्थापना की। इन्होंने कहा कि भाई हमारा उद्देश्य है एक दूसरे के व्यापार को व्यवस्थित किया जाए, एक दूसरे के बीच में समन्वय किया जाए, कठिन परिस्थितियों में एक रहे, इन सभी उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे। तो यहां पर इन्होंने कहा कि भाई एक हो रहे हैं तो क्यों ना मौद्रिक तौर पर भी एक हो जाए। मौद्रिक तौर पर एक होने के लिए मौद्रिक संघ की स्थापना की 1999 में और इसको लागू किया सन 2002 में। लागू जब सन 2002 में किया तो 19 सदस्य देशों ने अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो को एक्सेप्ट कर लिया। उन 19 सदस्य देशों में कौन है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एवं स्पेन। तो इन सभी 19 देशों ने क्या किया, यूरो जो मुद्रा है उसको एकीकृत मुद्रा के तौर पर चुन लिया। मतलब इन सभी देशों की जो मुद्रा है वो यूरो है। लेकिन 8 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इस यूरो मुद्रा को नहीं चुना। उन 8 देशों में शामिल हैं बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन। इन 8 देशों ने यूरो का उपयोग नहीं किया, ये अपनी अलग करेंसी लेकर चलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से देश यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं, तो आपको पता चल गया है यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य देश हैं। कौन से 27 सदस्य, 19 सदस्य ये जो यूरो जो है उसको मुद्रा के तौर पर उपयोग करते हैं और 8 सदस्य जो यूरो को मुद्रा के तौर पर उपयोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो बोल सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन अस्तित्व में आया। अब कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन का जो मुख्य उद्देश्य देखने को मिला ये था कि जिस प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति देखने को मिली वैसी स्थिति आपको दोबारा देखने को नहीं मिलना चाहिए। एक समन्वय और सहयोग पर आधारित शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर देखने को मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इस उद्देश्य में कामयाबी रहा बहुत हद तक। 2012 में इसीलिए जो नोबेल शांति पुरस्कार होता है वो यूरोपियन संघ को दिया गया था, क्योंकि बहुत हद तक ये अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल भी रहा था। लेकिन यहाँ आप देखिए जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ उस समय पे आप लोगों को इस क्षेत्र में अस्थिरता देखने को मिलती है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं इन देशों का जो योगदान रहा उसको कम करने में वो आपको बड़े स्तर पर दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये कमजोरी भी रही। लेकिन बहरहाल नोबेल पुरस्कार शांति का यूरोपियन यूनियन को 2012 में दिया गया था। तो ये हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के बारे में बात किया। आपसे एग्जाम में पूछेगा यूरोपीय यूनियन कब स्थापित हुआ था, इसमें कितने सदस्य हैं वर्तमान में, ब्रिटेन कब इससे बाहर हुआ, ब्रिटेन किस व्यवस्था के तहत यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, इन सब चीजों के बारे में तो वो सब हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका भारत की प्रमुख झीलों के सूखने की प्रकृति को लेकर चिंता। याद रखिए कि भारत की जो झीलें हैं, विशेषकर दक्षिण भारत की जो झीलें हैं उनमें सूखे की समस्या देखने को मिल रही है। अधिकतर झीलें जो हैं वो सूखने की स्थिति पर दिखाई दे रही हैं। हाल ही में शोध हुआ है, जो शोध 1992 से 2020 तक की बात करता है। इसमें कहा गया है कि भारत में 30 से अधिक बड़ी झीलें जो हैं वो सूखने की कगार पर हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, खासकर भूजल की दृष्टि से। कहीं ना कहीं जो ऊपरी आपको जल देखने को मिलता है उसकी दृष्टि से बहुत बड़ी समस्या होगी। तो ये समस्या का सामना जरूरी है, ये चुनौती है हमारे लिए कि हम इससे कैसे निपटें। लेकिन यहां देखिए कि 16 झील इसमें प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में है। तो सूखने की समस्या से जो झीलें ग्रसित हैं, जिनमें प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, उसमें दक्षिण भारत की झीलें प्रमुख तौर पर देखने को मिल रही है, जिसमें मैट्टूर तमिलनाडु की, कृष्णराज सागर कर्नाटक की, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में जो है, और तेलंगाना के नलगोंडा जिले के मध्य अवस्थित है कौन सी, नागार्जुन सागर, और यहाँ इदमालयार जो है केरल की। ये सभी झीलें इसमें प्रमुख हैं दक्षिण भारत की। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि इनमें जो पानी की कमी हो रही है, वो पानी की कमी या सूखने की प्रवृत्ति का क्या कारण है उस पर डिस्कस करें। तो कारण नंबर 1 अगर हम देखें तो कारण नंबर 1 में तापमान आता है। जलवायु परिवर्तन का दौर है, जलवायु परिवर्तन के दौर पर तापमान आपको निरंतर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बढ़ता हुआ तापमान के बीच में जो जल स्तर है, झीलें हैं, वो सूखती जा रही हैं। दूसरी बात है वर्षा। अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो विशेष तौर पर हम लोगों को कम वर्षा देखने को मिलती है। अधिकतर जो इलाका है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जब वर्षा उस पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाती तो इस कंडीशन में झीलों में वो पर्याप्त पानी भर नहीं पाता,
जिस वजह से यहाँ पर सूखे की समस्या देखने को मिल रही है। और तीसरी हम यहाँ पर बात करें तो अपवाह तंत्र यहाँ का जो है वो भी बहुत अलग हो रहा है। यहाँ का जो अपवाह तंत्र है वो मानसून पर निर्भर अपवाह तंत्र है, साल भर नहीं बहता, क्योंकि प्रायद्वीप की जो नदियां हैं उसका जो अपवाह तंत्र है वो मौसमी अपवाह तंत्र का उदाहरण है। यहाँ की नदियों में वर्षा ऋतु में तो पानी होता है, परंतु वर्षा के बाद जो मौसम होते हैं उनमें नदियों में पानी कम हो जाता है, और ग्रीष्म काल में तो विशेष तौर पर नदियां सूख सी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ का अपवाह तंत्र भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और हम बात करें तो मानवीय उपयोग, जो मानवीय उपयोग है, मानव के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर इन झीलों के पानी का प्रयोग किया जा रहा है, इन झीलों में डंपिंग की जा रही है, जिसके चलते इनकी गहराई और इनकी जो परितंत्र है वो सब खत्म होता जा रहा है। तो इन सभी कारणों के चलते हम लोग देख सकते हैं कि झीलों में सूखने की संभावनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस समस्या से अगर निपटना है तो इसका बेहतर प्रबंध करना पड़ेगा। दोस्तों, झीलें जो है वो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम पूरे विश्व में झीलों की व्यवस्था की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 33% जो जनसंख्या है, 33% जो जनसंख्या है वो इन झीलों के क्षेत्रों के आसपास बसती है। बहुत बड़े स्तर पर जनसंख्या इसके आसपास देखने को मिलती है। जो झीलें होती हैं ये कहीं ना कहीं जैव विविधता का प्रमुख केंद्र होती हैं। यहाँ की नमी, यहाँ के परितंत्र, यहाँ के पर्यावरण के कारण जीव यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहना पसंद करते हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र होती है झीलें, तो इनका जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्व है। मानव के कहीं ना कहीं आबादी यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलती है, इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बावजूद हम इन्हें बेहतर प्रबंध नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं बेहतर प्रबंध न दे पाने के कारण भी झीलें सूख रही हैं। ये बहुत बड़ा आधार है जो इस शोध में कहा गया है। तो ये एक समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब चूंकि ये झीलों वाली व्यवस्था थी करंट अफेयर में डिस्कशन में, इसलिए हम लोग भारत की झीलों के बारे में भी देख लेते हैं कि भारत की इंपॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जब यहाँ देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें, इसमें हम लोग भारत की प्रमुख झीलें भी देखेंगे और उनसे संबंधित राज्यों की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक एक करके इनको। पहला टॉपिक है आपका इसमें जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डल झील, वूलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और मानसरोवर झील है। किसी भी झील के आगे नाग आ जाए तो दैट मीन समझ लीजिएगा वो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर वूलर झील की बात करेंगे दोस्तों, झेलम नदी जो है यहाँ पर जल का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। यहाँ पर आपको परियोजना भी देखने को मिलती है, तुलबुल इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। वूलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है जो जम्मू कश्मीर में है। ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखेंगे। और एक प्रकार से जो वूलर झील है ना दोस्तों, एक विवर्तनी की झील के तौर पर जानी जाती है जो हिमालय क्षेत्र में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रेणुका झील, सूरजताल, चंद्रताल और पोंग डैम एक इंपॉर्टेंट झील है। कर्नाटक की बात करें तो अलसूर झील, बेलांदूर और पंपा सरोवर प्रमुख है। पंपा सरोवर बार बार एग्जाम में आने वाली झीलें, याद रखेंगे कहाँ, कर्नाटक में। केरल में जाएं तो बेम्बानाथ झील है, अष्टामुड़ी झील है, सस्थामुड़ी झील और पेरियार झील है। बेम्बानाथ झील बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, क्यों? क्योंकि ओणम के अवसर पर बेम्बानाथ झील में ही स्नेक बोट रेस होती है, नौका प्रतियोगिता होती है, स्नेक बोट रेस होती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। विशेष तौर पर ये ओणम के पर्व पर होती है और इससे भारत की सबसे लंबी झील के रूप में भी आप लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में अगर जाएंगे तो भोजताल और इंदिरा सागर झील आपको देखने को मिलेगी। ये दो इंपॉर्टेंट झीलें मध्य प्रदेश में भी हैं। क्लियर? बेसिकली भोजताल से आपको ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में जब भी आता है, तो है ना। तो यहाँ हमने भारत की सबसे लंबी झील भी देखी बेम्बानाथ के तौर पर, भारत की वूलर झील के बारे में भी बात किया जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील और शिवसागर झील देखने को मिलती है। लोनार झील की अगर बात करें तो ये उल्कापिंड के गिरने से बने क्रेटर की झील है, तो याद रखिएगा इसका संबंध उल्कापिंड से है। मणिपुर में लोकटक झील है दोस्तों। ये लोकटक झील जो है मणिपुर की बहुत इंपॉर्टेंट झील है। मणिपुर की लोकटक झील एक मीठे पानी की झील के तौर पर जानी जाती है और यहाँ पर आपको फुमडिस देखने को मिलते हैं। फुमडिस का मतलब होता है कि ऊपर घास के जो एरिया वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य के तौर पर प्रसिद्ध भी है लोकटक झील में, जहाँ पर संगाई हिरण मिलता है। लोकटक झील जो है वो मीठे पानी की झील है और यहाँ पर आपको हाइड्रोफाइट्स जकड़े हुए मिलते हैं, बहुत जलीय पौधे, जिसके कारण
जो भी जानवर यहाँ चलता है वो डूब नहीं पाता और ऐसा लगता है कि जो अभ्यारण्य है वो तैर रहा है। तो एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य लोकतक झील में याद रखेंगे। मेघालय में है उमियम झील, है ना। उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है, लेगून झील है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं भारत की जैव विविधता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट झील है और रामसर स्थलों में भी शामिल है। लेकिन हाल ही में जो मानवीय गतिविधियां इस क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं, उन मानवीय गतिविधियों के माध्यम से यहाँ की जैव विविधता का ह्रास होता जा रहा है। अब बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में आप लोगों को देखने को मिल रही लोकटक झील, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। गुजरात की बात करें, नल सरोवर और नारायण सरोवर इंपॉर्टेंट झील है। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो कोलेरू झील इंपॉर्टेंट और पुलिकट झील इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील जो है वो उसी पर आपको श्री हरिकोटा मिलता है, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसरो जो है भारत का, वो यहीं पर अवस्थित है। पुलिकट झील पर इसरो जो है वो धनुष आकार का एक द्वीप है और कहने के उसके माध्यम से पुलिकट और बंगाल की खाड़ी वाला जो समुद्री क्षेत्र है वो अलग होता है। ये भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है, लेगून के तौर पर आप इसको जानते हैं, पुलिकट झील। असम की बात करें तो असम में सोनबिल, चपनाला और दीपोरबिल इंपॉर्टेंट झील है। त्रिपुरा की बात करें तो रुद्रसागर इंपॉर्टेंट झील है। सिक्किम की बात करें तो चोलामू झील और सोंगमा झील इंपॉर्टेंट है। चोलामू झील जो है इसको आप भारत की सर्वोच्च स्तर पर ऊंची झीलों के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पैगोंग की बात करेंगे, अभी चोलामू उनमें से एक है जो ऊंची है, जो सिक्किम में है। पंजाब में बात करें तो हरिके बैराज और कंजली झील इंपॉर्टेंट है, रोपर इंपॉर्टेंट है। हरिके जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बांध बनाया गया हरिके बैराज जो है वहां की एक इंपॉर्टेंट झील है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट झीलें हुई भारत के इन क्षेत्रों की। अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में और कुछ इंपॉर्टेंट झीलें जो राज्य रह गए उनकी, ठीक। हाँ, नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाना। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में जाएं तो फुलहर झील, कीथम झील, बरुआ झील और गोमत ताल, सरसई नवर झील है। अगर राजस्थान में जाएं तो राजस्थान में सांभर झील है, जो मध्य प्रदेश जो कि भारत की एक अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है। बेसिकली यहाँ से नमक का उत्पादन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पर है? जयपुर में। डिडवाना झील नागौर में है। फतेह सागर झील है उदयपुर में। पुष्कर झील है, राजसमंद झील है और पिछोला झील है। ये सभी आपकी राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें हैं। तमिलनाडु में जाएंगे तो बेरीजाम झील है, ऊटी झील है और कोड़ाई कनाल झील है, इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में जाएंगे तो पेगांग त्सो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है भारत की, याद रखेंगे। सुमुरी है, तुसुकर लेक है। हरियाणा में जाएंगे तो सूरजकाल झील आपको देखने को मिलते हैं। सूरजकुंड कहाँ है? सूरजकुंड हरियाणा में है, इंपॉर्टेंट झील है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम हरियाणा से लगा देखें तो पंजाब में हम लोगों ने देखा है कि हरिके बैराज वाला जो इंपॉर्टेंट सेक्टर भी आता है। बिहार जाएंगे तो बिहार में कंवर झील है। उत्तराखंड में जाएंगे तो जितना ताल लग जाए वो सब उत्तराखंड में, जैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल, देवताल, नेकुचिया ताल, खुरपा ताल, राकस ताल, रूपकुंड, ये सब के सब आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और हुसैन सागर जो है वो, उस्मान सागर और हुसैन सागर जो है तेलंगाना की महत्वपूर्ण झीलें हैं, याद रखिए। तेलंगाना की महत्वपूर्ण झीलें हैं हुसैन सागर और उस्मान सागर। कहाँ की है? तेलंगाना की है। तो यो इस प्रकार के मुस्लिम आधारित नाम आ जाए और सागर पीछे लगा हो तो वो तेलंगाना में है। अगर आपको नाम देखने को मिले राजपूताना टाइप और पीछे सागर लगा हो तो वो सब कहाँ पर? राजस्थान में है। तो ये भारत की सभी इंपॉर्टेंट झीलें रहीं जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है, पंजाब में, याद रखेंगे, ठीक है। जिसको सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री पर है। फिर देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, जिस पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, जम्मू कश्मीर में है। केरल की लेगून झीलों को आप कयाल कहते हैं, याद रखिएगा। और बेम्बानाद एक प्रकार की लेगून झील ही है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील है, खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है और एक लेगून झील के तौर पर जानी जाती है चिल्का झील, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, बड़ी झील के तौर पर जानी जाती है, रामसर साइड भी है और खतरे में भी चल रहा है इसकी जैव विविधता। नेक्स्ट हम बात करें तो पुकोड़ झील केरल में है, वायनाड जिले में, जहां से राहुल गांधी जी सांसद थे, अब सांसद ही चली गई है। तो भारत की सबसे छोटी झील है। सांबर झील अंतःस्थलीय झील है, महत्तम खारे पानी की झील है, खारे पानी का परसेंटेज ज्यादा है। बेम्बनाथ झील सबसे लंबी झील केरल में है। चोमालुतासो लामो झील जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। लोनार झील खारे पानी की झील है। निर्माण
उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। मानसबल झील जो है जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है, और यह भारत की सबसे गहरी झील है। तो भारत की सबसे गहरी झील मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है। क्रेटर झील है एक प्रकार से, लोनार झील जो उल्कापिंड के टकराने से बनी थी, महाराष्ट्र में है। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब हम देखते हैं कि करंट अफेयर में चर्चा में रहे ऐसे टॉपिक जिस पर डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, वन लाइन फैक्ट के तौर पर इसको देखेंगे। तो वन लाइन फैक्ट में पहला आपका है, दूरसंचार विभाग ने खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक या ट्रैक करने के लिए पोर्टल जारी किया है। उस पोर्टल को हम संचार साथी पोर्टल कहते हैं। तो अगर किसी का मोबाइल चोरी हो गया या खो गया है तो उस फोन को ब्लॉक करने और ट्रैक करने के लिए संचार साथी पोर्टल का सहारा लिया जाएगा। फिर है यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पर किसको, मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। तो मनोज सोनी जी जो है वो यूपीएससी के नया चेयरमैन है, याद रखिएगा। मैट्रेस ब्रांड जो है ड्यूरोफ्लेक्स जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विराट कोहली को बनाया गया है। तो विराट कोहली इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर बांग्लादेश के साथ भारत ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किस देश के साथ लॉन्च किया है, तो बांग्लादेश के साथ किया है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन जिसका नाम क्या है, होमोकॉन 2023, कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। तो ये होम्योपैथिक वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में डेफिनेटली मुझे लगता है आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होमोकॉन 2023 उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, आईपीएल इतिहास में 70,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, विराट कोहली। लगातार 2 शतक मारे थे अभी इस वजह से। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स प्रवीण चित्रवेल ने पुरुषों की ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो पूछेगा प्रवीण चित्रवेल का संबंध किस खेल से है, तो ट्रिपल जंप से है, और यहां पर इन्होंने अभी नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। फिर पूछेगा, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए जेरेमी लाल रिनुंगा ने रजत पदक जीता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जेरेमी का संबंध किस खेल से है, वेट लिफ्टिंग से है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में चर्चा में रहे वन लाइन फैक्ट थे जिनको हम लोगों ने देखा। आशा है कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से नए मुद्दों के साथ, नए टॉपिक के साथ, करंट को डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।